नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। भारतीय टीम के स्पिनर गेंदबाज हरभजन सिंह और गीता बसरा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन जैसे ही भज्जी और गीता बसरा घर पहुंचे तो वहां हंगामा हो गया। दरअसल भज्जी की शादी के लिए बुलाए गए बाउंसरों ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की और पत्रकारों के कैमरों को नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद पत्रकारों ने भज्जी के घर के बाहर धरना दिया और आरोपी बाउंसरों को पुलिस हिरासत में देने की मांग की, जिसके बाद भज्जी ने पत्रकारों से मिलकर धरना खत्म कराया। दिल्ली से सटे गुड़गांव में बीती रात एक दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब एक बेकाबू ट्रक ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर है। अबू कासिम की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि लश्कर तैयबा कासिम की मौत का बदला लेने के लिए बड़ा फिदायीन हमला कर सकता है। बता दें कि गुरुवार को लश्कर का कुख्यात आतंकी अबू कासिम एनकाउंटर में मारा गया था। उधमपुर में अगस्त महीने में BSF की गाड़ी पर हुए हमले का मास्टरमाइंड कासिम ही था। इस हमले में पाक आतंकी नवेद जिंदा पकड़ा गया था। आज से RSS की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 3 दिवसीय बैठक रांची में शुरू हो रही है। सरसंघ चालक मोहन भागवत कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। RSS प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने जानकारी दी है कि बैठक में जनगणना में देश में जनसंख्या असंतुलन को लेकर प्रस्ताव पारित होगा। IBN 7 से बातचीत में उन्होंने चिंता जताई कि बांग्लादेश से रिफ्यूजियों से चलते 2050 तक असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय अल्पसंख्यक हो जाएंगे। RSS के मनमोहन वैद्य ने जानकारी दी है कि इस बैठक में देश की जनसंख्या को लेकर पैदा हुए असंतुलन को लेकर प्रस्ताव होगा पास। डॉन छोटा राजन को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। सूत्र कहते हैं कि रविवार को मुंबई क्राइम ब्रांच और CBI की टीम डॉजियर के साथ बाली के लिए रवाना हो सकती है। खबर है कि छोटा राजन ने भारतीय दूतावास को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि उसे जान से खतरा है। साथ ही उसने बाली की मेडिकल सुविधाओं को काफी खराब बताया है। वहीं छोटा राजन ने भारत आने की इच्छा जताई है। IBN 7 से राजन ने कहा कि उसके जिम्बाब्वे जाने की खबर गलत है और वो भारत आना चाहता है। पूर्व गृह सचिव और BJP नेता RK सिंह ने कहा है कि छोटा राजन को पकड़ना सरकार के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं थी। बड़ी सफलता तब होगी जब दाऊद इब्राहिम पकड़ा जाएगा। बीफ मुद्दा थमता नहीं दिख रहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि अब तक मैंने कभी भी गाय का मांस नहीं खाया है, लेकिन अगर कभी ये मुझे पसंद आए और मैं खाना चाहूं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। ईस्थर अन्या मर्डर मामले में दोषी करार दिए गए चंद्रभान सनप को आज फास्ट ट्रैक कोर्ट सजा सुनाएगी। सरकारी पक्ष ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए मौत की सजा की मांग की है। कोर्ट ने चंद्रभान को IPC की धारा 302 और 376 के तहत दोषी करार दिया था। बता दें कि ईस्टर मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं और 5 जनवरी 2014 की सुबह वो कुर्ला स्टेशन से गायब हो गई थीं। बाद में मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसकी लाश सड़ी गली हालत में कांजुरमार्ग इलाके से बरामद की गई थी। पुलिस के मुताबिक सानप ईस्थर को घर छोड़ने के बहाने लूटपाट के इरादे से सुनसान इलाके में ले गया, बलात्कार किया और फिर उसे जिंदा जला दिया। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों के CAG ऑडिट के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की बेंच फैसला करेगी कि बिजली वितरण कंपनियों का CAG ऑडिट होना चाहिए या नहीं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि बिजली वितरण कंपनियों का CAG ऑडिट होना चाहिए, जिसके विरोध में कंपनियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सिंगल बेंच ने कंपनियों के खिलाफ फैसला दिया था, जिसके बाद कंपनियों ने डबल बेंच में अपील की। पिछले दिनों इस ऑडिट रिपोर्ट के लीक होने की खबरें भी आई थीं, जिसके मुताबिक बिजली कंपनियों ने दिल्ली की जनता को फर्जी तरीके से 8,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को 11,000 करोड़ रुपए के लंबित प्रस्तावों को हरी झंडी दिखा दी। इन प्रस्तावों में नौसेना को 4 बोट उपलब्ध कराने और हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट IL-76 और IL-78 के अपग्रेडेशन के प्रस्ताव भी शामिल हैं। सूत्र कहते हैं कि फैसला सेना में गोला बारूद और तोपों की कमी को देखते हुए लिया गया। बिहार में 1 नवंबर को अगले चरण का चुनाव है। इसी बीच BJP अध्यक्ष अमित शाह ने रक्सौल की रैली में लोगों से कहा कि अगर BJP बिहार में गलती से भी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। अमित शाह ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बिहारी ही होगा, लेकिन वो नीतीश नहीं बल्कि BJP का बिहारी होगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में एक बार फिर से PM मोदी पर हमला बोला। नीतीश ने कहा कि लोग अच्छे दिन को लेकर PM का मजाक उड़ा रहे हैं। नीतीश ने लेखकों और फिल्मकारों के सम्मान वापसी को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। नीतीश ने कहा कि बिहार में BJP का उतना आधार नहीं है। लोकसभा चुनाव में BJP वोटों के विभाजन की वजह से जीती थी। नीतीश ने कहा कि इस बार चुनाव में कांटे की टक्कर नहीं है, न ही इस बार वोटों का बिखराव होगा।
बीजेपी पर हमला करते हुए नीतीश ने कहा कि बीजेपी के लोग हवा बांधने में माहिर हैं, वो माहौल बनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में 3 रैलियां करेंगे। पहली रैली सुबह 9:30 बजे दानापुर में, दूसरी रैली 11 बजे गोपालगंज में, जबकि तीसरी रैली मुजफ्फरपुर में होगी। अगले 2 चरणों के लिए पीएम 8 चुनावी सभाएं करेंगे। उनका दौरा आज से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलेगा। इसी के साथ पीएम की चुनाव के दौरान 25 सभाएं भी हो जाएंगी। वहीं नीतीश और लालू भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। लालू ने अब तक सबसे ज्यादा 292 चुनावी जनसभाएं की हैं, जबकि नीतीश ने 176, पीएम मोदी 17 चुनावी सभाएं कर चुके हैं। फिल्म स्टार अजय देवगन ने गुरुवार को बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। देवगन ने सिकटा और बेतिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्हें देखने के लिए लोगों को भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। दिल्ली में भारत अफ्रीका समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 54 अफ्रीकी देशों के राष्ट्र प्रमुख को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भारत और अफ्रीका की 2/3 युवा आबादी इस सदी पर राज करेगी। भारत अफ्रीका रिश्तों पर जोर देते हुए कहा कि भारत और अफ्रीका के जवान होती आबादी पूरे विश्व में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। पीएम ने कहा कि भारत अफ्रीका के बीच काफी समानताएं हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए भारत के साथ अफ्रीकी देशों को भी एक सुर में आवाज उठानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने 8 मंत्रियों को बर्खास्त किया। बर्खास्त किए गए मंत्रियों में राजा महेंद्र रिदमन सिंह, अंबिका चौधरी, नारद राय जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा अहमद हसन, राजा भैया, राम गोविंद सिंह जैसे 9 मंत्रियों के विभाग भी छीनकर सीएम अखिलेश यादव को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर दिए गए हैं। ये 9 मंत्री बिना विभाग के ही पद पर बने रहेंगे। नए मंत्रियों को 31 अक्टूबर को शपथ दिलाई जाएगी। 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी में से पहली पनडुब्बी कलावरी भारतीय नौसेना में शामिल हो गई। कलावरी को गुरुवार को मुंबई के मझगांव नेवल डॉकयार्ड में समंदर में उतारा गया। 20 साल बाद कोई भारत निर्मित पनडुब्बी पानी में उतारी गई है। कलावरी का सोनार सिस्टम इतना मजबूत है और हाईटेक है कि बिना दुश्मन के रडार पर आए ही ये दुश्मन के नजदीक जाकर वार कर सकती है। कलावरी को बनाने में 9 साल का समय लगा। साहित्यकारों के बाद देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक पीएम भार्गव ने यहां पर केंद्र सरकार की नीतियों को बड़ा हमला बोला। विरोध के तौर पर उन्होंने अपना पद्म सम्मान लौटाने की बात कही। सीसीएमबी के संस्थापक और 1986 में पद्मश्री से सम्मानित भार्गव ने कहा कि देश में जो हालात हैं वो आजादी में बाधा हैं और वैज्ञानिकता पर चोट। उधर पुरस्कार लौटाने वालों पर बड़ा हमला करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भार्गव का सम्मान लौटाना बनावटी विरोध है। इस बीच फिल्मकारों ने अपना सम्मान लौटाने के मुद्दे पर अभिनेता अनुपम खेर ने उन्हें आड़े हाथों लिया। अनुपम खेर ने कहा कि कुछ फिल्मकार अपना प्रोपेगेंडा लेकर चला रहे हैं। खेर ने यहां पे सिख दंगों, मुजफ्फरनगर दंगों, इमरजेंसी का उदाहरण देते हुए कहा कि क्या इससे पहले इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं। जाने माने उपन्यासकार चेतन भगत ने भी साहित्यकारों के सम्मान लौटाने को ओवर रिएक्शन करार दिया। चेतन भगत के मुताबिक सम्मान कोई लौटाने वाली चीज नहीं होती। भगत के मुताबिक, उनके मुताबिक यहाँ पे अगर विरोध जताना ही है तो अपनी कलम से जताना चाहिए, जो कि ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। पटियाला में एक निजी स्कूल में बच्चों को पीटने का मामला सामने आया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दखल दिया और उसके बाद पटियाला प्रशासन ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। आरोप ये था कि बच्चा अपने किसी दोस्त के साथ झगड़ा कर रहा था, जिस पर उसे बेदर्दी से पीटा गया। मुंबई में गुरुवार को 17वें जियो मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज यानी कि मामी फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने समारोह की मेजबानी की। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। समारोह में कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, विद्या बालन, ऋतिक रोशन समेत बॉलीवुड कलाकारों की भीड़ रही। सलीम जावेद की जोड़ी को और इजराइल के फिल्मकार एमोस गिताई को एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म फेस्टिवल 5 नवंबर तक चलेगा। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में नाबालिग लड़की ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक लड़की के एक लड़के से प्रेम संबंध थे। जिस दिन लड़की ने आत्महत्या की, उससे पहले वो लड़के से 4 घंटे तक मोबाइल और लैपटॉप पर बात करती रही थी। पुलिस को ये शक है कि इसी दौरान किसी बात पर दोनों के बीच कोई बात हो गई, जिसकी वजह से लड़की ने खुदकुशी कर ली। हालांकि लड़की के परिवार ने आरोप लगाया था कि मनचले लड़के से परेशान होकर लड़की ने खुदकुशी की है। गुजरात के राजकोट में एक होटल कर्मचारी पर जानलेवा हमले की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। होटल में आए लोगों का कर्मचारी से झगड़ा हो गया, जिसके बाद उन्होंने कर्मचारी को कार से कुचलकर मारने की कोशिश की, फिर बेरहमी से पीटा भी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गैस रिफिलिंग के दौरान एक वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आग के चलते वर्कशॉप में खड़ी 6 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं।
आग लगने की खबर मिलने के बाद दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, किसी तरह आग पर काबू पाया गया। यहाँ पे 3 गाड़ियों के जलने की खबर थी जिनको बचाया गया। इस दौरान मौके पर स्थानीय एसपी भी पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक भारी अज्ञात वाहन ने एक वैन को टक्कर मारी। टक्कर से असंतुलित होने के बाद वैन डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में वैन में सवार एक महिला की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे में घायल एक महिला समेत 3 और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों युवकों ने दम तोड़ा। हादसे में मरने वालों एक ही परिवार के हैं जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में शादी से इनकार करने पर एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की चाकू मारकर यहाँ पे घायल किया। हालांकि हमले के बाद प्रेमी ने खुद को भी चाकू से गोदा। घटना के बाद आसपास खड़े लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने नाजुक हालत देखते हुए दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मतदान के दौरान चुनावी रंजिश के चलते बाइक सवार हमलावरों ने मोतीपुर गांव के प्रधान सिंहासन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। ग्राम प्रधान की हत्या से नाराज ग्रामीणों ने थाने पर हमला बोला। इस दौरान ग्रामीणों ने आगजनी की और इस दौरान थाने में मौजूद पुलिसकर्मी वहां से भाग गए। आगजनी के चलते थाने के सारे रिकॉर्ड, दर्जन भर फाइलें, 2 मोटर बाइक जलकर खाक हो गई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तेज हवा और बारिश से बचने की कोशिश में एक युवक कुएं में गिर गया। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और दमकल कर्मियों ने किसी तरह युवक को कुएं से जिंदा बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका डॉक्टरों की देखरेख में उपचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कार सवार एक वकील को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मृतक वकील इंद्रमणि शुक्ला इस बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना के बाद वकीलों में जबरदस्त आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पंचायत चुनाव को लेकर 2 गुटों में हिंसक संघर्ष हुआ। फायरिंग के दौरान 2 लोग घायल हुए। एक घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक के मुताबिक यहां पे मतदान के बाद एक प्रत्याशी अपने दर्जनों समर्थकों के साथ मतपेटियां लूटने की कोशिश में था, जिस पर विरोध करने पर आरोपी उम्मीदवार ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ मिलकर लाठी डंडों से हमला किया और इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में सरकारी तैयारियों को धता बताते हुए बदमाशों ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने कुछ मतपत्र भी छीन लिए। मैनपुरी के पीठासीन अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मतपत्र लूटने की बात मानी। जिलाधिकारी चंद्रपाल सिंह ने इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दहेज उत्पीड़न की शिकायत के बाद आरोपी दामाद ने 13 साल की अपनी ही साली का अपहरण किया। लड़की के परिजनों का आरोप है कि आरोपी दामाद लगातार केस वापस लेने की धमकी दे रहा है। अपहरण के करीब 14 दिन होने के बावजूद पुलिस लड़की को न बरामद कर पाई है और न ही आरोपी को पकड़ पाई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एसपी नेता खालिद खान ने यहां पे हाटा के तहसीलदार ब्रजेश कुमार के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। इस दौरान एसपी नेता ने तहसीलदार को जान से मारने की धमकी दी। एसपी नेता खालिद खान एक मुकदमे में अपने खिलाफ फैसला सुनाए जाने से नाराज थे। तहसीलदार से बदसलूकी पर तहसील कर्मी धरने पर बैठ गए। बाद में मीडिया के दबाव में एसपी नेता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लाल बंगला इलाके में एक मकान पर बिजली गिर गई। बिजली गिरने से मकान के छत में छेद हो गया। हालांकि बिजली गिरने से घर में मौजूद लोगों और सामान को कोई नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पंचायत चुनाव के दौरान देसी शराब का जखीरा पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि शराब मतदान केंद्र से 200 मीटर के दायरे में बरामद हुई। उत्तराखंड के चंपावत में बारिश के बाद मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। अधिकांश इलाकों में बादल छा रहे हैं। मौसम के इस बदले मिजाज ने लोगों के दिनचर्या में भी बदलाव ला दिया है। उत्तराखंड के केदारनाथ में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले तीर्थयात्री भी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी का असर केदार यात्रा पर भी पड़ने लगा है। यात्रियों की संख्या कम हुई है। हालांकि केदारनाथ में लगातार चल रहे पुनर्निर्माण के काम को जारी रखा गया है। देश के अलावा उत्तराखंड के बागेश्वर में करवा चौथ को लेकर बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है। करवा चौथ के व्रत को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने खरीदारी की और व्रत को देखते हुए महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड के घनसाली जिले में सरकारी उदासीनता के चलते ग्रामीणों ने खुद सड़क बनाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों को साथ मिला है स्थानीय विधायक भीमलाल आर्य का। 2006 में स्वीकृत हो चुका 9 किलोमीटर का लैणी बुढ़वा सौड़ मोटर मार्ग विभागीय लापरवाही के कारण आज तक नहीं बन पाया, जिसके बाद कई सालों से प्रशासन का चक्कर काट रहे लोगों ने सड़क निर्माण का मोर्चा खुद ही संभाल लिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक भयानक बस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को 108 एम्बुलेंस और निजी गाड़ियों से पांवटा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां से 4 घायलों को पीजीआई रेफर किया गया।
प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 5-5 हजार का मुआवजा का ऐलान किया। इसके अलावा हादसे की जांच के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई है। पंजाब के लुधियाना में हिंदुस्तान टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की 2 दर्जन गाड़ियां पहुंच गईं। आग लगने से टायर फैक्ट्री में लाखों का सामान खाक हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पंजाब के मलेरकोटला में एक प्रवासी परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई। मारे गए लोगों में एक महिला और 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। कत्ल धारदार हथियार से किया गया है। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जांच शुरू की गई। वहीं घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बिहार के बेतिया में मीना बाजार में एक बैग दुकान में भीषण आग लग गई। आग के चलते लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सनी लियोनी इन दिनों सलमान खान की फिल्म जुड़वा देखकर एक्टिंग सीख रही हैं। सनी अपनी आने वाली फिल्म मस्तीजादे में डबल रोल में नजर आ सकती हैं। मुंबई में महिका मीरपुर के फैशन शो के लिए अनिल कपूर और विवेक ओबरॉय ने रैंप वॉक किया। इस शो से जमा हुआ फंड कैंसर पीड़ितों के इलाज में इस्तेमाल होगा। दीपिका पादुकोण ने अपनी चर्चित फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग पूरी कर ली है। संजय लीला भंसाली निर्देशित इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह जैसे कलाकार भी शामिल हैं। भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं किया। कपिल देव के मुताबिक सचिन ने जो हासिल किया वो उससे बेहतर कर सकते थे। वाराणसी में इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग का आगाज हुआ। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बॉलीवुड एक्टर शमिता शेट्टी और जायद खान भी पहुंचे। इस मौके पर जायद खान ने कहा कि एक दिन इसी गांव से सचिन और धोनी जैसे क्रिकेटर निकलेंगे। इंडियन बैडमिंटन लीग का दूसरा सीजन शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया है। बैडमिंटन संघ इस सीजन में नए कमर्शियल पार्टनर के साथ लीग के आयोजन का ऐलान कर चुका है, जिसके खिलाफ पूर्व आयोजक और मैनेजमेंट कंपनी स्पोर्टी सॉल्यूशंस ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।